बेटा 2 अप्रैल का एग्जाम खत्म हो चुका है, शिफ्ट 1 भी शिफ्ट 2 भी। लेकिन मैं बता दूं शिफ्ट 1 में एनटीए ने इस बार केमिस्ट्री का पेपर को आसान रखा है, और आसान रखने के कारण बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं, लेकिन एग्जाम में कुछ गलतियां हड़बड़ी में हो सकती है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको यह पता चल सके किस तरीके के सवाल एनटीए ने शिफ्ट 1 में पूछा है, और आपको वो गलतियां नहीं करनी है जो जनरली स्टूडेंट एग्जाम के प्रेशर में कमिट कर देते हैं। तो वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट करना कि नेक्स्ट शिफ्ट का पेपर आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल के साथ। जो पहला सवाल आपको यहां पर दिख रहा है वो आपको दिख रहा है कि फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट दे दिया, एक टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस पर कितना दिया है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3, और एक दिया हुआ 30 डिग्री सेल्सियस पर, और वो क्या दिया हुआ 4.5 इंटू 10 टू द पावर 3। अब इंटरेस्टिंग बात क्या, आपको पता है टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट का जो रिलेशन है वो कौन बताता है बेटा? वो बताता है आर्हीनस, वो बताएगा आर्हीनस इक्वेशन। क्या बताता है? ln k2 अपॉन k1 बराबर EA अपॉन R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। बोलेंगे सर लॉग में क्यों नहीं बदले? एन आप देखिए आपको ln3 का वैल्यू दिया हुआ है, क्लियर है? आपको k2 पता है, k1 पता है, EA पता है, T1 पता है, T2 पता है, T2 निकालना है, क्लियर? अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, सर हम किसको T1 माने किसको T2 माने? भैया अगर आपने इसको K1 मान लिया है तो इसको T1 मान लेना, आपने इसको K2 मान लिया है तो इसको T2 मान लेना। सर किसको कहां लिखे? अरे बेटा बस इतना याद रखना, जिसको तुम ऊपर में लिखे उसको पीछे में लिखना, जिसको ऊपर में लिखे उसको पीछे में लिखना। ये पॉइंट याद रखना, बहुत बार कंफ्यूजन होता है। दूसरा बात एक और ध्यान से देखना, अरे ध्यान से देखना, ये T डिग्री सेल्सियस में, और मैं बता दूं ये फॉर्मूला जब तुम अप्लाई करते हो तो यहां टेम्परेचर किस में होता है? केल्विन में। यही नोट पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है, यहां गलतियां करते हैं बच्चे और फिर मामला गड़बड़ा जाता क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप है, ऑप्शन भी नहीं दिया है, फिर दिक्कत हो जाती है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 1 मोल ऑफ एन एल्केन ऑन कंप्लीट कंबशन। अरे एल्केन का फॉर्मूला याद है ना? अरे सुने होगे ना, कह दो ना +2। तो आओ देखिए बेटा, एल्केन CnH2n+2 है, और इसका जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O का फॉर्मेशन करेगा। कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं दिक्कत की बात है। अब इसको कर लेना बैलेंस, यहां पर लगा देना n, और यहां पर लगा देना n+1, और यहां पर लगा देना 3n+1 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? आपको बोला है इसका 1 मोल के लिए, अब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पता है इसका 1 है, बोलता है इसके लिए इसका 8 मोल ऑफ O2 लगेगा। O2 मतलब यहां पर ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, मतलब 1 मोल के लिए यहां अगर 3n+1/2 लग रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 मोल के लिए 8 लग रहा है, तो मैं इसको 8 से इक्वेट कर सकता हूं और यहां से n की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूं। यह आ जाएगा 8 2 16 - 1 15 डिवाइडेड बाई 3, n बराबर 5। मतलब फॉर्मूला क्या बन गया? C5H12। अब आगे पूछता है फाइंड आउट द सम ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ द एल्केन 5 + 12, आंसर विल बी 70। क्लियर? ये सारे क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड है, लेकिन ये आपको एक एक्सपीरियंस देंगे कि एनटीए आने वाले समय में किस तरीके का सवाल पूछ सकता है। देखो रिलेशनशिप बिटवीन T12 एंड T100 फॉर 0 ऑर्डर। अभी इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहां पर बहुत बार कंफ्यूजन क्या होता है, लोग आगे का पढ़ते तो हैं लेकिन रिस्पेक्टिवली पढ़ना भूल जाते हैं, और दोनों एक ही ऑर्डर का कंपेयर करके निकल जाएंगे, और जैसे ही दोनों एक ऑर्डर का कंपेयर करोगे मामला फंसता हुआ नजर आएगा। अब ये तो बता T100 मतलब आप बोल रहे हो कंप्लीशन के लिए कितना टाइम लगेगा? फॉर द फर्स्ट ऑर्डर इन्फिनिटी, मैं डायरेक्ट तीसरे को टिक करके निकल जाऊंगा। मैं बोल रहा हूं सबको क्यों नहीं चेक कर रहे हैं सर? अरे मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूं कम समय में कैसे केमिस्ट्री में नंबर ला सकते हैं, ऑप्शंस का इस्तेमाल करके भी। अगर हल्का भी याद है तो नंबर आपके झोली में गिरने से कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 18 ग्राम ऑफ स्टीम रिएक्टेड विद द आयरन टू फॉर्म Fe3O4। ये आयरन ये स्टीम, इन दोनों का कराओ रिएक्शन और बनाओ Fe3O4। हाउ मच आयरन विल बी कंज्यूम्ड? आयरन यहां पर कितना कंज्यूम्ड होता हुआ नजर आएगा? तो तुम ही बताओ ना, यहां क्या निकलता हुआ नजर आएगा? हाइड्रोजन निकलता हुआ नजर आएगा। आप इसको सिंपल बैलेंस कर देना है, यहां 3 लगा देना, यहां 2 लगा देना, यहां भी 2 लगा देना, सॉरी यहां 4 लगाना पड़ेगा, यहां 4 लगाना पड़ेगा, तो यहां पर भी 4 लगाना पड़ेगा। अब इसके 3 को इसका 4 चाहिए, इसके 1 मोल को इसका 4/3 मोल चाहिए। क्लियर? सॉरी उल्टा कर दिया,
यहाँ थोड़ा उल्टा कर दो, स्टीम का आपको वेट दिया हुआ है, तो मैं इसके 1 मोल को देखेंगे तो कितना चाहिए 3/4। तो अब बताओ स्टीम का अगर मैं मोल निकालूं तो 18/18 कितना, 1 ही मोल तो है, तो 1 मोल को इसका कितना मोल चाहिए 3/4 मोल्स। कितना चाहिए 3/4 मोल्स। और आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है 56, काट दो ना 14, और 3 × 14 कितना हो जाएगा 42 ग्राम। आंसर विल बी 2। आंसर विल बी 2। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन की ओर। बोलता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम दे दिया है, एंगुलर मोमेंटम दिया है 3h/2π। अब 3h/2π है बेटा एंगुलर मोमेंटम। तो बोलता है फाइंड आउट द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी निकालना है। फॉर्मूला पता है -13.6 n² अगर n की वैल्यू पता चल गई तो काम हो जाएगा। और एंगुलर मोमेंटम बराबर क्या होता है nh/2π। तो क्या यहां से n का वैल्यू 3 निकला, तो यहां n का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। हाइड्रोजन एटम में z का वैल्यू 1, सॉरी उल्टा लिख दिया हूं, फिर थोड़ा उल्टा लिख दिया हूं, z² ठीक है। तो n की वैल्यू आपको 3 हो जाएगी, z की वैल्यू 1 हो जाएगी। सॉल्व कर देना, आंसर आपके सामने में होगा ऑप्शन 1 -1.51 eV। आगे बढ़ते नेक्स्ट सवाल। बोलता फॉर अ रिएक्शन ए से बी जा रहे हैं, डेल्टा जी नॉट बराबर 105 - 35 log t। बोलता फाइंड द ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ द अबव रिएक्शन एट 1 बार। और आपको पता है डेल्टा जी नॉट किसी भी रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम पे आ चुका है रिवर्सिबल के लिए, डेल्टा जी नॉट बराबर क्या हो जाएगा 0। क्लियर। अब डेल्टा जी नॉट अगर 0 हो गया तो यहां पर 105 - 35 log t आपका 0 के बराबर हो जाएगा। सॉल्व करना है इसको, यहां 3, यहां log t, यहां 10, यहां t बराबर 10⁻3। मतलब टेम्परेचर कितना आएगा 10⁻3। यहां अगेन यूनिट का खेला है क्योंकि पूछा है डिग्री सेल्सियस में, ये होगा आपका केल्विन। तो केल्विन होगा तो टेम्परेचर क्या निकल के आ जाएगा, इसको सेल्सियस में बदल लेना, 273 माइनस कर देना, 727 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। बोलते हैं KSP दे दिया है Ag2C2O4 का। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, Ag2C2O4 का आपको रिएक्शन लिखना है। क्या हो जाएगा 2Ag प्लस C2O4 2-। इसकी सॉल्युबिलिटी को मैं मान लेता हूं S1 है या S1 है, तो ये कितना हो जाएगा 2S1 और ये हो जाएगा S1। अब आपको इसकी KSP की वैल्यू दे दिया, कितना दिया हुआ 32x। तो आपको पता है KSP बराबर इसकी सॉल्युबिलिटी का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है बेटा 2, तो ये हो जाएगा 2S1 का स्क्वायर इंटू S1। KSP1 ये कितना हो जाएगा 32 इंटू x बराबर 4S1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4S1 का क्यूब। अब आप इस दोनों को काट दीजिए, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8। तो यहां से S1 क्या निकल के आ जाएगा x का पावर 1/3 और 8 का अगर √3 टाइम्स करोगे 8 का तो आ जाएगा 2, तो हो जाएगा 2x 1/3 बराबर S1। क्लियर है क्या। अगेन KSP ऑफ AgBr क्या निकल करके आएगा, AgBr का KSP यही निकाल दे रहा हूं। तो AgBr जब टूटेगा तो किसमें टूटेगा बेटा Ag प्लस Br माइनस, इसको S2 मान लो, तो S2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4y। तो S2 बराबर क्या आ जाएगा 2y का पावर 1/2। अब इस दोनों को डिवाइड दे दो, S1/S2 तो ऊपर हो जाएगा 2x का पावर 1/3 अपॉन 2y का पावर 1/2, 2 कट गया, आंसर विल बी 4th। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा यहाँ FeOH का होल ट्वाइस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Fe बना रहा है और यहाँ AgBr 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के Ag सॉलिड बना रहा है। तुमको भी पता कौन ऑक्सीडाइज करेगा भैया, आयरन क्या करेगा ऑक्सीडाइज ही करेगा अगर Ag के साथ सामने नजर आ रहा है तो, और Ag क्या करेगा रिड्यूस। बोलेंगे सर कैसे पहचाना, E0 को देख करके। थोड़ा सा अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है ना बेटा, उससे ही बता सकते हो आयरन ऊपर Ag नीचे। क्लियर। तो यहां पर एक स्टेटमेंट ये तो आपका गलत है, आपको बोला करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। नेक्स्ट E0 सेल इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, नो इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी।
ये भी गलत है। अब आपको ई नॉट सेल बोला है, फाइंड आउट करने के लिए आपको पता चल गया इसका क्या होने वाला, ऑक्सीडेशन, और ये रिएक्शन में क्या हो रहा है इसका, रिडक्शन। तो इसका ऑक्सीडेशन वाला बनाने के लिए क्या कर दोगे, माइनस को किस में बदल दोगे, बोलो ना बेटा, माइनस को किस में बदल दोगे, प्लस में 0.88 वोल्ट। मैंने क्यों बदला समझना, ये जो ई नॉट इस रिएक्शन के लिए दिया, ये रिएक्शन बता रहा है कि इसका रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये ई नॉट क्या है, रिड्यूसिंग है, ये ई नॉट क्या है, रिड्यूसिंग है, और तुमको क्या चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग, तो घुमा देना। इसका रिडक्शन चाहिए और इसका रिडक्शन दिया हुआ भी है 0.07, और आप ध्यान से देखिए इस रिएक्शन को, गौर से देखिए, बस इन दोनों को ऐड कर देना है। ई नॉट सेल निकालने के लिए ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। बहुत जन बोलेंगे सर मेन सेल रिएक्शन बनाने के लिए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको घुमाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन ई नॉट के साथ 2 से मल्टीप्लीकेशन नहीं हुआ। कारण क्या है, मैंने अभी बताया, ई नॉट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ई नॉट ऑक्सीडेशन आपका क्या आ जाएगा, 0.88 प्लस 0.07। सॉल्व करोगे आंसर आपका नेगेटिव में हो ही नहीं सकता। क्लियर है। और ऐसे भी तुम काट सकते हो, अगर ई नॉट सेल नेगेटिव हो गया तो डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव आ जाएगा, काम ही नहीं करेगा, सिंपली काट सकते थे। तो अगर ये तीनों कट गया, ऑब्वियसली नेट सेल रिएक्शन आपका सही भी है। कैसे बनाना है, ऑक्सीडेशन लोग पलट देना है, एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को सेम करना, क्योंकि फाइनल सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई करना, ऐड कर देना, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, इसको रिवर्स करना और ऐड कर देना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एकदम रटा रटाया क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा है। इसका ऑप्शन आपका क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा 1, इसका ऑप्शन होगा 1। क्लियर है क्या, यहां तक कोई दिक्कत की बात है क्या, कैसे, तो विटामिन बी1 का क्या होता है, करेक्ट ऑप्शन थायामाइन। क्लियर। 2 का आपका क्या होगा, राइबोफ्लेविन। इज इट क्लियर। बस इसी तरीके से कोई एक भी पता है तो आपका वहीं पर काम, 1-2 पता है तो आपका काम निकल जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इजी है, यहां एंड लिखा है, लेकिन मेरे को यहां पर होना चाहिए ऑप्शन में कि कौन बेस्ट रिएजेंट है डिस्टिंग्विश करने के लिए, कौन सा बेस्ट रिएजेंट है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि किसी एक रिएजेंट का 2 जगह ऑप्शन आ जाए, पता नहीं इसमें क्या हेजीनेस है, लेकिन चलो कॉन्सेप्ट लगाते हैं। न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट किसके लिए होता है, फिनॉल के लिए, ठीक, मतलब ये फिनॉल को ही टेस्ट करेगा। अब अगर यहां पर देखोगे, यहाँ फिनॉल है और ये क्या है, यहां पर OH देख के फिनॉल नहीं बोलेंगे भैया, ये एल्कोहल है, ये OH बेंजीन से कनेक्टेड है, ये फिनॉल है। तो इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने में कौन काम आएगा, 1 का हो जाएगा। क्यों बोलेंगे सर यहां भी तो डिस्टिंग्विश कर सकता है, लेकिन इसके लिए भैया एक अप्रोप्रिएट टेस्ट है कि जब फिनॉल का टेस्ट यहां लगा लिए तो दूसरा जगह नहीं लगाते हैं, समझे। तो मेरे हिसाब से बाइकार्बोनेट टेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए होता है, ये यहां पर ज्यादा अच्छा करेगा। बोलेंगे सर फिनॉल वाला तो लगा ही लिए ना, तो इस तरीका शायद हो सकता है ऑप्शन कुछ ऊपर नीचे हो, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझो। नेक्स्ट एमोनिकल नाइट्रेट, ये देखो एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। नेक्स्ट आइसोसाइनाइड टेस्ट 1 डिग्री अमीन के लिए करते हैं, तो यहां पर ये मेरे हिसाब से इस ऑप्शन में या तो कुछ गड़बड़ी है या तो ये क्वेश्चन में देख लेना, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 का Q, एक ही ऑप्शन है, टिक मार करके निकल जाना, इतना भी मैच करने की जरूरत नहीं एग्जाम में। नेक्स्ट आपसे पूछा राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब यहां पर देखो, यह आपका एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यहां पर ये डाइजोनियम क्लोराइड है, यहां प्लस और माइनस लिखा होना चाहिए, PHN2+। क्लियर। अब तुमको एक बात समझ में आना चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, अरे जरूरत जिसको होती है वो उससे प्यार करता है, और जिससे वो प्यार करता है वो उसका लवर कहलाता है भाई, और उसको केमिस्ट्री के भाषा में फाइल कहते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये है आपका इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब अब यहां पर देखना है कि किस बेंजीन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में मौजूद है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में मौजूद है। तो तुमको क्या पता चल रहा है कि यहां इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा और एरोमेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। अब यहां पर भी ये आएगा, लेकिन ये थोड़ा सा स्टेरिक हिंडेंस क्रिएट करेगा। लेकिन एक बात समझ लेना, यहां पर तो SIR इफेक्ट दबा के लगने वाला है भाई, SIR इफेक्ट, NR2 है, दोनों तरफ RR, इधर भी दोनों ऑर्थो पोजीशन पे RR, हाईली रिपल्शन SIR, मतलब यहां तो एकदम आप स्ट्रिक्टली कह देना कि यहां नो रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर घुसेगा नहीं और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा नहीं पाएगा, नहीं बढ़ा पाएगा। तो सबसे कमी कहां पर है, R में,
सबसे कमी कहां पर है, आर में, उसके बाद कमी किस में है, क्यू में, उसके बाद सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां नजर आ रहा है, पी में। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। यहां बोलता द मोस्ट प्रिफर्ड साइट फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब ऐसा जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन भर भर के है, भर भर के है, यही है ना। तो तुमको ऐसा साइट देखना जहां पर इलेक्ट्रॉन भर भर के, तुमको भी पता है ये ऊपर जाएगा और ये यहां, और इस तरीका से इलेक्ट्रॉन रिंग में जाने के बजाय भाग रहा है, मतलब पी और आर तो होने से रहा। अब बचा ये साइट और बचा ये यू वाला साइट, कौन सा होगा? ठीक है बेटा, देखो ना यहां पर प्रेम से, यहां इलेक्ट्रॉन है, ये अंदर आएगा, ये इधर आएगा, मतलब कहीं ना कहीं ये नाइट्रोजन इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने का काम कर रहा है। सबसे ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक कर सकता है? तो आप बोलेंगे सर ऑर्थो और पैरा दोनों जगह लगा दीजिए ना। अरे एक बात समझना, जब ये ऑर्थो पे आना चाहेगा ना इलेक्ट्रोफाइल, तो स्टेरिक हिंड्रेंस होने के कारण यहां पर उसका अटैक उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो जवाब क्या होगा? पैरा। लेकिन अगर मान लो किसी तरीका से क्वेश्चन में पैरा को ब्लॉक कर देता तो फिर ऑर्थो विल बी द करेक्ट आंसर। तो आंसर आपका क्या होगा? यू, प्रीडोमिनेंटली एट यू। स्टेटमेंट 1, बेंजाइल क्लोराइड रिएक्ट्स फास्टर देन इथाइल क्लोराइड टुवर्ड्स SN1। तुमको ही पता है रेट ऑफ SN1 is directly proportional to the stability of कार्बोकैटायन। क्लियर है क्या? अब कार्बोकैटायन तुमको चेक करना है, बेंजाइल क्लोराइड है, पहले समझो बेंजाइल है, ये है बेंजाइल, और इसमें लगा हुआ है क्लोरीन मतलब क्लोराइड। अब ये जब हटेगा तो इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। इथाइल क्लोराइड में से जब क्लोरीन हटेगा तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। या तुम इसको थोड़ा सा अच्छा से प्रेम से लिख डालो ना, प्रेम से CH3 CH2 पॉजिटिव। अब तुम ही बता दो कौन सा प्लस वाला ज्यादा। यहां तो ये प्लस चार्ज को डिस्पर्जन हो जाएगा, प्लस चार्ज का यहां क्या होगा? डिस्पर्जन। बोलेगा क्यों? रेजोनेंस, और यहां इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। तुमको भी पता है कि रेजोनेंस इज मोर प्रायोरिटाइज, रेजोनेंस का इफेक्ट ज्यादा होता है भाई। तो यहां पर क्या होगा? रेजोनेंस विल डोमिनेट, मतलब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। पॉजिटिव चार्ज ऑन इथाइल विल बी अनस्टेबल। सही बात है भैया, इंडक्टिव का उतनी औकात नहीं होती, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट, 1, 2, 3 ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय यूजिंग सिंपल डिस्टिलेशन। अरे भाई हाइड्रोक्सी आ गया है, एल्कोहल भाई याद करो, पानी के साथ जब मिलाते हो निकल नहीं पाता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिंपल डिस्टिलेशन से तो नहीं हो पाएगा। दूसरा देखो, अब यहां सॉल्यूशन वाला डाल दिया, एजियोट्रोपिक मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यस, एजियोट्रोपिक मिक्सचर किसको कहते हैं? मिला देने के बाद एक नजर आए, मिला देने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टीज एक हो जाती है, बॉइलिंग पॉइंट के बीच में रेंज रहता ही नहीं है, उसकी एक सिंगल बॉइलिंग पॉइंट हो जाती है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी वहां लगता है जहां पर एटलीस्ट उसके बॉइलिंग पॉइंट के बीच में कुछ डिफरेंस हो। तो भैया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी एजियोट्रोपिक मिक्सचर को आप सेपरेट नहीं कर सकते। तो स्टेटमेंट 1 तो गलत हो गया, लेकिन स्टेटमेंट 2 सही है और ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड लेंथ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड लेंथ देखना तो तुमको पता होना चाहिए, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, एंड बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। और मैं बता दूं, किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करो या घटाओ, 0.5 का बॉन्ड ऑर्डर का डिफरेंस आएगा। हटाओगे तो भी 0.5, डालोगे तो भी 0.5। अब तुमको पता है ना O2 का कितना होता है बॉन्ड ऑर्डर? 2। O2 प्लस का कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर? अब यहां पर जो तुम इलेक्ट्रॉन हटा रहे हो ना, वो कहां से हटा रहे हो? एंटी बॉन्डिंग से हटा रहे हो। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2.5। याद रखना, ये पॉइंट याद रखना, अगर एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन को हटाओगे, एक इलेक्ट्रॉन हटने पर 0.5 इंक्रीज हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, क्लियर? और ऐड करने पर 0.5 डिक्रीज हो जाएगा।
सेम कंसेप्ट लगेगा बॉन्डिंग के लिए, सेम कंसेप्ट लगेगा बॉन्डिंग के लिए। एंटी बॉन्डिंग के जगह अगर ये बॉन्डिंग हो जाता तो एक इलेक्ट्रॉन को हटाओगे तो 0.5 डिक्रीज करेगा, 0.5 डिक्रीज करेगा और ये इंक्रीज। ये पॉइंट याद रखिएगा, याद काम आ सकता है। तो यहां पर O2 में तुमको पता है इलेक्ट्रॉन जो दो ठो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहां पर होते हैं, ऑब्वियसली एंटी बॉन्डिंग में होते हैं। तो एंटी बॉन्डिंग में होने के कारण अब तुम एंटी बॉन्डिंग से अगर इलेक्ट्रॉन को हटाओगे तो 0.5 बढ़ जाएगा, ये 2.5 हो गया। अब ये O2 माइनस है, दिख नहीं रहा होगा, O2 माइनस है, तुमने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, कहां ऐड किया भैया, एंटी बॉन्डिंग में, तो 0.5 डिक्रीज हो जाएगा। तो O2 माइनस का कितना हो जाएगा 1.5, ठीक। अब O2 2 माइनस, तुमने और एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, भाई साहब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 1, क्लियर। अब तुम ही बता दो, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, बॉन्ड लेंथ कम। तो बॉन्ड ऑर्डर का ये ऑर्डर हो गया, यही बॉन्ड ऑर्डर का है, यही बॉन्ड एनर्जी का है, तो बॉन्ड लेंथ का उल्टा कर देना। ये स्टेटमेंट आपका सही है। बोलता करेक्ट ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तुम बताओ, ये पाई स्टार में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है O2 में, तुमने एक इलेक्ट्रॉन को हटा दिया तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन O2 प्लस में कितना हो गया 1, ठीक। अब O2 में कितना हो जाएगा 2, ठीक। फिर तुमने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, 1, 2 को कर दिया 0। भैया अब तो तुम इसको बना ही लोगे, क्लियर है। बस यही नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका। आगे बढ़ते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी इज Na, Mg, Al, Ar। आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताना है, तुम ही बताओ। Na, इधर Mg, इधर Al और इसके लास्ट में Ar। आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, सोचो ना, आर्गन का होगा। सबसे ज्यादा किसका होगा, आर्गन का होगा। एक सेकंड खाली देख लो। ठीक है, तो इसके सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, आर्गन का होना चाहिए। नेक्स्ट, अब यहां पर क्या बोल रहा है, देन किसका होना चाहिए, ऑब्वियसली देन सोडियम का होना चाहिए, देन Mg का होना चाहिए, देन Al का। तो यहां पर आपका एल्यूमिनियम और आर्गन में कौन जीतेगा, ऑब्वियसली आर्गन जीतेगा, क्लियर। ऑब्वियसली आर्गन यहां जीतता हुआ नजर आएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर तो मुझे स्टेटमेंट 1 क्या लग रहा है, इनकरेक्ट लग रहा है। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट स्कैंडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम हैज हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तुम ही बताओ कैल्शियम कहां रहता है, यहां एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो तो क्या बन जाएगा, पोटासियम। पोटासियम में एक और इलेक्ट्रॉन कम कर दो तो क्या बन जाएगा, आर्गन, ठीक। मैग्नीशियम का अगर मैं बात करूं तो कैल्शियम के ऊपर में कौन रहता है, मैग्नीशियम। अगर इसका मैं थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी निकालूंगा, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी निकालूंगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो तो सोडियम, सोडियम का एक और इलेक्ट्रॉन कम कर दो तो नियॉन। नेक्स्ट, एक और आपका क्या बच रहा है, स्कैंडियम। स्कैंडियम में से एक इलेक्ट्रॉन हटाओ कैल्शियम, कैल्शियम में से एक हटाओ पोटासियम। तुमसे बोला है हाईएस्ट कौन है, थर्ड आयनाइजेशन कैल्शियम। अब तुम बताओ इसमें सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा, नियॉन का। सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा, नियॉन का। क्यों, नीचे जाते तो आयनाइजेशन एनर्जी घटता है, तो आर्गन का नियॉन के मुकाबले कम होगा। अब आर्गन और पोटासियम में आर्गन का सबसे ज्यादा होगा, है ना, तो ये ऑर्डर आ जाएगा। इसका मतलब Mg का थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होना चाहिए। दोनों ही स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट है। तो ऐसा कौन सा है भैया, आर इनकरेक्ट ऑर्डर बोथ स्टेटमेंट, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोलता है कैटायन ऑफ द सॉल्ट ए, कैटायन ऑफ द सॉल्ट ए इज फ्लेमेबल गिव्स एन एप्पल ग्रीन। भैया इसका ट्रिक बता दे रहा हूं, बाप जी एप्पल ग्रीन, बाप जी फॉर ग्रीन, तो Ba2+ हो जाएगा फ्लेम टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये दोनों तो ऐसे ही हट गया। अब आगे क्या बोलता है, सॉल्यूशन गिव्स एन येलो प्रेसिपिटेट व्हेन सॉल्ट इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड HNO3 एंड अमोनियम मॉलिबिडेट। अब तुमको पता होना चाहिए ये फॉस्फो मॉलिबिडेट आपको यहां पर प्रोवाइड करता है। तो आपका इसका जो कलर आता है क्रेनी येलो आता है,
ठीक है, ठीक है। चलो, ये सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन हो सकता है आपसे नहीं हिट हो रहा हो, लेकिन लगभग मैंने 19-20 सवाल लिया, उसमें से अगर 1-2 सवाल नहीं भी होता, मैं 70 प्लस का आपको टारगेट बता रहा था। लेकिन आप इसको तुक्का मार सकते थे कि इन दोनों में अगर मुझे कोई एक तुक्का मारना है तो मैं मार सकता हूं कि हो सकता है 50% चांसेस आप 1 मार दो। इज इट क्लियर? लेकिन ये रटा हुआ होगा तभी बन पाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, डेल्टा नॉट किसका ज्यादा होगा? डेल्टा नॉट किसका ज्यादा होगा? तो तुमको पता होना चाहिए डेल्टा नॉट क्या चीज पे डिपेंड करता है। डेल्टा नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SFL। लेकिन उससे पहले आपको क्या देखना है? उससे पहले आपको क्या देखना है कि आखिरकार वो कौन सा स्ट्रक्चर है, क्योंकि डेल्टा SP ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ साफ साफ लिख दिया नॉट। नॉड मतलब O, या नॉड नहीं, एक्चुअली में O है, ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स। आप देख सकते हो सभी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले हैं। तो आपको क्या देखना है? SFL कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है? तो CN सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो उसका डेल्टा नॉट का वैल्यू भी सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सा है? 1 का S है, 1 का S है। उसके बाद कौन सा आएगा? उसके बाद कौन आएगा? EN आएगा। उसके बाद कौन आएगा? EN। तो 3 का क्या हो जाएगा? P। 3 का क्या हो जाएगा? P। देन कौन आएगा? H2O आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 का Q, और 4 का क्या हो जाएगा? R। अब आप यहां पर ध्यान से देखो तो 1 का S, 2 का Q, 2 का Q, 3 का P और 4 का R। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट। इज इट क्लियर? लास्ट क्वेश्चन है ये देखो, 5.33। देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन है नहीं। बोला 1:3 का इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब कैटायन 1 है, एनायन 3 है, मतलब इन सारे के सारे एनायन को बाहर निकाल दो। तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा बन जाएगा? CrH2O6 Cl3 इस पास थ्रू कैटायन एक्सचेंजर रिजल्टिंग अ सॉल्यूशन ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ AgNO3। तुमको ही पता है Ag को Cl पसंद है, चुरा के ले जाऊंगा क्लोरीन को और PPT बनाऊंगा, PPT बनाऊंगा। अब ध्यान से देखना बेटा, यहां आ जाएगा NO3 का होल थ्राइस। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप बैलेंस कर लीजिएगा, यहां 3 लगा लीजिएगा, यहां भी 3 AgCl बन जाएगा। बोलता है लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ 8.61 ग्राम प्रेसिपिटेट। आपको क्या दिया है? इसका वेट दे दिया 8.61 ग्राम प्रेसिपिटेट। आपको बोला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्टेड बाय द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड। तो AgCl का 8.61 दिया है, आप इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं AgCl का 108 प्लस 35.5। तो यहां से आपका क्या निकल कर क्या आ जाएगा? मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड कितना? 8.61 अपॉन 108 प्लस 35.5। देखो क्लियर? अब यहां पर देखो क्या बोलता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात, बहुत जन इसमें फंसेंगे क्या, इसका वेट से इसका मोल निकालेंगे, इसका वेट से इसका मोल निकालेंगे। तुम सिंपल रिएक्शन लिख दिया तो इससे भी पता चल रहा है भाई कि इसके 1 मोल से इसका 3 मोल बन रहा है, और जो भी रिएक्शन हो रहा होगा वो इसी फॉर्मेट में हो रहा होगा। क्लियर है ना? मैं डायरेक्ट कर दूंगा ना 1/3 × 100। काहे को इसको ऐसे दिमाग लगाऊं? चलो, मेरा भी एक बार के लिए दिमाग उधर गया, लेकिन ये एक इजी अप्रोच है। क्या भाई, जो वेट बोला इतना से इतना बन रहा है, क्लियर ना? तो ये हमेशा स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग ही चलेगा कोई भी रिएक्शन। मैं बैलेंस कर दिया खड़ाक देने से, इसका 1 से इसका 3 बन रहा है, तो वेट उठ निकालोगे तो वही आएगा। तो हम झूठ मूठ का इसका मोल निकाले फिर इसका मोल निकाले तो लेंदी चल जाएगा। इसी क्वेश्चन को अप्रोच कैसे लेंगे? इसका 1 से इसका 3 बन रहा है, तो मोल्स रिएक्टेड 1, मोल्स फॉर्म 3 × 100, 33.33 विल बी योर आंसर। इसी के साथ लगभग मैंने 20 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कशन किया, जिसमें से एक क्वेश्चन सॉल्ट एनालिसिस वाला हो सकता है, आपको याद ना आए तो ना बने, लेकिन तुक्का चाहो तो मार सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं लगभग 19 सवाल तो आराम से बनने वाले, 76 मार्क्स आपके झोली में गिर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये सारे क्वेश्चन आपके क्या थे? मेमोरी बेस्ड जितना मिल पाया, सही क्वेश्चन वो सारे आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो अगर आप शिफ्ट 2 का भी है इसी तरीके का क्वेश्चन चाहते हो तो कमेंट में लिखना, सर शिफ्ट 2 2 अप्रैल का हमको ऐसा ही सॉल्यूशन प्रोवाइड करिए। बाय बाय।